एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपीपीएससी एमओसीएच जीएस। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 फरवरी को बजट पेश हो चुका है हमारा 2026-27 वाले सेशन के लिए, और इसके लिए एक डिटेल वीडियो की रिक्वायरमेंट है। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वही मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखिए, बजट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पहले मैं आपको ये बता दूँ आपको किस बात पर ध्यान देना है। बजट से या तो थीम पूछी जाती है कि इस साल की थीम क्या है, मैक्स टू मैक्स। बजट का आपसे आर्टिकल पूछा जाता है कि बजट किस आर्टिकल में है, ठीक है। और गवर्नमेंट को परमिशन लेने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, ये देखिए आर्टिकल 266 मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। अगर आपने अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर सारे एनालिसिस ध्यान से देखे हैं और आपने मेरा प्रीवियस ईयर का जितना भी एनालिसिस पढ़ा हुआ है वो ध्यान से देखा है, तो आपको ये मिलेगा कि इसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि आर्टिकल 266 क्या होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट का। इसी को आर्टिकल 266 के अंदर डील किया गया है। तो ये बात सबसे पहले तो आप बजट की समझ लीजिए, जो बजट से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। वैसे हम इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे कि बजट क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी सारी जानकारी आप बजट में इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि इस साल के बजट में क्या क्या स्पेशली मेंशन की गई हैं चीज़ें। देखिए, आगे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आर्टिकल 112 है। आर्टिकल 112 में आपका बजट वर्ड मेंशन ही नहीं है। कोई ऐसा वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है जो वर्ड बजट को पेश किया जाए। जैसे मान लीजिए आप अगर इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपको ये देखने को मिलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कई बार इस तरीके का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बजट वर्ड किस आर्टिकल में है या नहीं है। तो बजट वर्ड मेंशन नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। बजट एज अ वर्ड कोई भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसकी जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये हम आप इकोनॉमी में डिटेल में भी पढ़ेंगे, और जब पॉलिटी हम पढ़ ही रहे हैं तो उसमें भी हम आर्टिकल जब डील करेंगे ये वाला, तब आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इस वाले बजट में क्या स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, इंडियाज़ इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री, ये तो थोड़ा थीम लाइन पेज है, यानी पहला पेज है। इसमें कह रहा है कि विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन, ठीक है। ये इसकी टैगलाइन आप समझ लीजिए इस बार के बजट की। एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इसमें देख के ही समझ में आ रही होंगी, ऐसा कुछ इसमें खास बात नहीं है। अब 4 हमारे मेन एम हैं जो हमने बजट के लिए बनाए हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे फाइनेंस की, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब होता है वित्तीय डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे वित्तीय राजकोषीय घाटा बहुत हो जाता है, आप लोग सब सुनते रहते होंगे कि हमारा गवर्नमेंट पे कर्ज बहुत हो गया है, यानी हमारी बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो जब बोरोइंग्स ज़्यादा होती हैं तो डिसिप्लिन बिगड़ता है। तो डिसिप्लिन हमारा टारगेट था, इस बार का एम था, हमें बनाना था। मॉडरेट इन्फ्लेशन रखना है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़ पाए, इसका हमें इस बजट में ध्यान रखना है। देखिए, इस बार के बजट में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग से नहीं दिखाई गई। जैसे पिछले वाला बजट हम देखेंगे तो टैक्स स्लैब भी चेंज किए गए थे, बहुत सी चीज़ें और भी चेंज की गई थी, लेकिन इस वाले बजट में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है बस 2-4 फीचर को चेंज करके ही ये बजट पेश कर दिया गया है। तो देखिए, ये हमारी ग्रोथ रेट, आप सभी को पता है कि अभी इंडिया की ग्रोथ रेट 7% के अराउंड चल रही है। तो उसी के अराउंड जो हमारे की पैरामीटर्स हैं उनको दिखाया गया है इसमें। एनर्जी सिक्योरिटी हो गया आपका, ठीक है, फिस्कल प्रूडेंस हो गया, और ये जो 7-8 मतलब बातें लिखी गई हैं ये इस पे आधारित है हमारी ग्रोथ। बस ये है, इसमें आपका कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देखिए, ये जो बजट है, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है कि आपका जो बजट है इस साल का वो किसको केंद्रित करके बनाया गया है। तो युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, ये क्वेश्चन आपका उठ सकता है अगर उठेगा तो। युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। इसके 3 कर्तव्य आप समझ लीजिए, फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य और थर्ड कर्तव्य। इन तीनों में अलग अलग बातें डील की गई हैं, जैसे कि एक्सेलरेट विथ एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ अवर पीपल, विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, जो कि बहुत पहले से ही मोदी गवर्नमेंट कहती आ रही है। तो इसमें कुछ ऐसा यूनिक नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये खास बात है इसमें, टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज। ये गवर्नमेंट का संकल्प है इस वाले बजट का, और युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, ये आपको बस याद रखना है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या खास चीज़ें हैं। तो देखिए, इंडिया के रिफॉर्म एक्सप्रेस लिखे हुए हैं, इसमें आपको कुछ स्पेशली ध्यान नहीं रखना है। ये इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो हमें देखने हैं कि सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ,
पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, फिजिकल मैटर्स। ये 7 पिलर्स हैं आपके। इन 7 पिलर्स पे आप समझ लिए 6 पिलर्स पे आपके पूरा का पूरा बजट पूरा मेंशन किया गया है। जैसे कि जो जो जिस पिलर में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रहने में बात आसानी हो। जैसे कि पहला पॉइंट है कि सेमीकंडक्टर मिशन जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है 2.2 आएगा उसका, मतलब जो सेमीकंडक्टर मिशन पिछले वाले मिशन में भी इंक्लूड किया गया था बजट में, इस बार उसका 2.2 आएगा। तो ये आपको पहली बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बजट में सेमीकंडक्टर, या फिर ऑप्शन दे देगा किस बात पे ज़्यादा जोर दी गई है, तो सेमीकंडक्टर वर्ड आपको एज इट इज़ याद रखना है। बाकी इसमें आपको कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना आप चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, पूरा बजट की PDF आपके सामने है। अब देखिए टैक्स रिफॉर्म क्या किए गए हैं, तो कुछ खास तो किए नहीं गए हैं टैक्स रिफॉर्म जो हमें डिटेल में पढ़नी चाहिए। कोई जोनल बनाए जाएंगे, इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे, वहाँ टैक्स फ्री रखा जाएगा, ये वो है सब गवर्नमेंट के बस जागरण बर्ड्स हैं बड़े बड़े, और कुछ नहीं है। बाकी आप देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 pronged अप्रोच टू हेल्प MSME ग्रो एज चैंपियन। MSME आप सभी लोग जानते होंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इस पे हमारी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इसी में काम करते हैं। आप सभी को पता होगा MSME ही हमारा मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं इसी सेक्टर में काम करते हैं। अब आप देखिए इक्विटी सपोर्ट इसको कितना दिया जाएगा, तो 10,000 करोड़ का टारगेट बनाया गया है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे इस वाले सेक्टर के लिए। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं रिन्यूइंग द एम्फेसिस ऑफ सर्विस सेक्टर। देखिए सर्विस सेक्टर को इस बार बहुत जोर दिया गया है। सर्विस सेक्टर में आप सभी को पता है हेल्थ आती है, एजुकेशन आती है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी सर्विस इन्वॉल्व हो जा रही है, मतलब कोई बंदा उसमें किसी दूसरे बंदे को सर्विस पहुंचा रहा है, मतलब उसको सर्व कर रहा है इनडायरेक्टली। जैसे कि अगर कोई आपके लिए कंटेंट बना रहा है तो वो कंटेंट क्रिएटर आपका सर्वर हो गया, आपको वो सर्विस दे रहा है। तो ये सर्विस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें कौन कौन सी बातें हैं, जैसे कि सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेज, जैसे कि हेल्थ। तो हेल्थ के लिए इन्होंने क्या किया, ये वाला पेज आप ध्यान से पढ़िएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अपग्रेड एंड एस्टेब्लिश न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये बनाए जाएंगे 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन में। तो 10 जगहों पे ऐसे आपके डिसिप्लिन। देखिए आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो इतना फेमस है कि बाहर के लोग भी यहाँ से अपने देश में आके इलाज कराते हैं। तो मेडिकल टूरिज़्म जो है ऑलरेडी इंडिया में डेवलप्ड है, मतलब आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान के लोग हो गए, पाकिस्तान के लोग हैं, तो यहाँ इलाज के लिए आते हैं। तो इसके लिए 5 हब बनाए जाएंगे जो मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म को सपोर्ट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है वो आयुष वाला है, और आयुष का तो आप समझ ही रहे हैं, आपको बिल्कुल रट जाना है। इसमें 3, ये तो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपना पेज भी शेयर कर दिया आयुष को रिगार्डिंग, ये आप वो याद कर लीजिए कि 3 न्यू AII बन रहे हैं, और बाकी आयुष फार्मेसी एंड डायरेक्ट टेस्टिंग लैब बनेंगी जो आपकी अपग्रेड करेंगे WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये इनका टारगेट है इस बार का। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? देखिए ऑरेंज इकोनॉमी वो होती है जितने भी कंटेंट राइटर हैं तो इनसे जो इकोनॉमी जनरेट हो रही है उसको ऑरेंज इकोनॉमी का नाम दिया है गवर्नमेंट ने। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं कि 15,000 सेकेंडरी स्कूल में और 500 कॉलेजेस में ये लैब क्रिएट करने जा रहे हैं। लैब क्रिएट करेंगे और कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे अगर वो कंटेंट क्रिएट अच्छा करते हैं तो। इस तरीके का इनका टारगेट है। बाकी डिज़ाइन में आप देखेंगे तो इनका टारगेट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को ये सेटअप करने जा रहे हैं ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई आपको पता फैशन टेक्नोलॉजी वाले जितने भी आते हैं सेक्टर, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन वाले कहलाते हैं। बाकी स्पोर्ट्स में क्या खास किया गया, खेलो इंडिया मिशन, ये तो ऑलरेडी हमारा चल ही रहा है। एजुकेशन में आप देख सकते हैं क्या इनका टारगेट है कि 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स इन द विसिनिटी ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर, ऐसे ये टाउनशिप बनाएंगे। गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे हर स्टेम आप लोग समझते हैं ना, ये होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है स्टेम। तो स्टेम के रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उनमें सभी में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, ऐसा इनका टारगेट है इस बारे बजट में, ऐसा हमारी भारत सरकार ने टारगेट किया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा कि हम अपना हॉस्पिटैलिटी को दिखाएं कि हम किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी करते हैं, ये टूरिज़्म के अंदर आता है। आपको पता ही है 10,000 गाइड रखे जाएंगे 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स पर, ये उन्होंने टारगेट किया है। बाकी देखिए कितना टारगेट सक्सेसफुल होता है नहीं होता वो आप सभी लोग जानते ही हैं। और
देखिए, डेवलप 15 आर्कियोलॉजिकल साइट इनटू वाइब्रेंट एक्सपेरिमेंटल कल्चर डेस्टिनेशन, ये सब इनके टारगेट हैं। आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वाला पेज आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके सर्विस सेक्टर की बात की गई है। तो इसी पेज को आप पढ़िएगा अगर आपको पढ़ना है। बाकी जो डिटेल्स थी उनमें जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। एक तो आपको आर्टिकल 112 याद रखना है, इसमें बजट वर्ड मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। और जो आर्टिकल 266 है, इससे आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये मैं आपको फिर लिख के दिखा देता हूँ। आर्टिकल 266 ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है अपना खर्चा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो टैक्स जमा कर रहे हैं वो एकदम गवर्नमेंट मुँह उठा के खर्च कर लेगी, उसको एक बाकायदा परमिशन होती है इस आर्टिकल के तहत। बाकी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ टारगेट उन्होंने टैक्स रिफॉर्म के लिए बनाए। देखिए, कुछ खास नहीं है इसमें, हमें कुछ स्पेशल नहीं देखना है। बाकी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए उन्होंने क्या किया है, और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए उन्होंने कुछ टारगेट बनाए। आप देख सकते हैं ये उन्होंने जो एसटीटी के लिए ये जो चीज़ें की हैं, इसमें आपको समझ में आया होगा कि कितना एकदम से धड़ाम से नीचे चला गया था स्टॉक मार्केट। तो ये सब गवर्नमेंट के ही हाथ में होता है, वो किस तरीके से रिफॉर्म लाती है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि चीज़ें हमारी तब्दीली में आ जाती हैं। फार्मर्स के लिए इन्होंने क्या किया है इस बार, देखिए फार्मर के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये सब पढ़ने के बाद आपको मिलेगा वो, भारत विस्तार नाम से ये एक योजना ला रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसे हम याद रख सकते हैं, भारत विस्तार। तो ये आप याद कर लीजिए, इसमें एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यानी एआई को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये 7 पैरामीटर्स हैं इनके एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के, वो देख सकते हैं आप। तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। बाकी देखिए, फिशरीज हो गया, और जो भी हम काम करते हैं हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, तो इसके लिए क्या क्या करने हैं तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा लिख रखा है। बाकी हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और यही इंपॉर्टेंट है भारत विस्तारी, मैंने आपको बताई दिया। देखिए, भारत विस्तारी आ गया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर में एआई का यूज़ किया जाएगा पहली बार। तो भारत विस्तार जो है इस बारे बजट में इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है ये क्वेश्चन बन भी जाए। ठीक है, बाकी हम देखते हैं कि उन्होंने ग्रोथ के लिए क्या बात की है। देखिए, ग्रोथ में सबसे पहला पैरामीटर तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही आता है। अगर आप सभी लोग पहले से जानते हो तो मैं आपको बता दूं, पब्लिक कैपेक्स से होता है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट हो, मतलब गवर्नमेंट खर्चा करे तो एसेट क्रिएट होना चाहिए, कोई उसने बिल्डिंग बना दी जिससे उसका रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आ गया। 2015 में जहां 2 था, आज वो 12.2 लाख करोड़ हो चुका है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से एसेट क्रिएशन पे ध्यान दे रही है। ये बाकी हम इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए, यहाँ जो समझने का वो समझ लीजिए आप बस। और इनका टारगेट इस बार Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के लिए भी रहेगा, वो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। बाकी यहाँ पे देखिए, एक जो खास बात है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनेगा, ये जो है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार भी आया हुआ है इस तरीके का, कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कितने हैं और कहाँ कहाँ से हैं। तो ये इस बार दनकुनी और सूरत को जोड़ने वाला न्यू इन्होंने प्रपोज किया है इस साल के लिए। ये देखिए बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन आते हैं, इनसे क्वेश्चन आपके बन भी सकते हैं। अगला आप देखेंगे तो 20 न्यू नेशनल वाटरवेज को ये सेटअप करने जा रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट हैं। और अगला हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये आपके लिए कुछ खास पेज नहीं है। अर्बनाइजेशन में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ के जा सकते हैं कि कौन कौन से बनाए जा रहे हैं। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली बनारसी, और ये सब। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं इसमें। बाकी पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट में क्या है इनका, ये आप नहीं, आपके लिए कुछ खास है इसमें, जो क्वेश्चन बन सकता है वो। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस समझ ही सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये हमारा ट्रस्ट बने, पीपल अच्छे से अच्छा खर्च करना चाहें और हमारे खर्च में एसेट ज़्यादा क्रिएशन हो हमारा। अब फिस्कल मैटर आप समझ लीजिए कि फाइनेंस कमीशन को हो गया, ये अलग से वीडियो आपके लिए क्रिएट की जाएगी फाइनेंस कमीशन को लेके, क्योंकि फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, और इसका कभी आर्टिकल आपके अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल ही पूछ लेता है। 280 आर्टिकल इसके लिए डील करता है। तो 16th फाइनेंस कमीशन को मंजूरी दे दी गई है और ये कमीशन बिठाला जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होगी मैं आपको वीडियो के तहत समझा दूंगा। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बता दूं मैथमेटिकली।
देखिए फिस्कल डेफिसिट आप देख सकते हैं, वित्तीय राजकोषीय घाटा होता है ये, कि गवर्नमेंट ने कितनी बोरोइंग कर ली, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लगातार थोड़ी सी कम हुई है कंपेरेटिवली। रेवेन्यू डेफिसिट आप देख सकते हैं, ये भी कम हुआ है। और ये एक लास्ट पेज है, ये बताता है कि हमारा पैसा कहाँ से आता है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। देखिए सबसे ज़्यादा हमारा पैसा आप देख सकते हैं इस समय 24% बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़, मतलब हमारी सरकार उधार लेती है। 1/4 लगभग हो गया, नहीं हो गया, इतना तो हमारी गवर्नमेंट उधार लेती है तब खर्चा करती है। बाकी देखिए कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 18%, इनकम टैक्स से 21% आया, कस्टम से 4%, एक्साइज ड्यूटी से 6%, जीएसटी से 15%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10% और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 2%। यानी कि टैक्सेशन से ही गवर्नमेंट कितना कमाती है, फिर भी उसे 24% बोरो करना पड़ता है अपने खर्चे के लिए। और पैसा जाता कहाँ है वो भी आप देख लीजिए। तो पैसा जो गया है या जाता है इस वाले बजट के हिसाब से, वो आपका इसमें दिखाया है परसेंटेज के हिसाब से, तो कितना कितना कहाँ खर्च हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो स्टेट के शेयर, मतलब अब मान लीजिए अब टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो टैक्स कलेक्शन में मैंने आपको बता रखा है पार्ट 11 के तहत आपको पता है कि सेंटर के और स्टेट के रिलेशन होते हैं, तो उसमें टैक्स का शेयर भी करना पड़ता है। तो 22% तो गवर्नमेंट का इसी बात में खर्च हो जाता है कि उसको टैक्स का शेयर करना पड़ता है स्टेट्स के साथ, तो 22% खर्चा यहाँ हो जाता है एज़ पर गवर्नमेंट डेटा। बाकी जो मेजर खर्चा है वो देखिए इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। जब आप इतना उधार ले रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तो उस उधार का इंटरेस्ट ही इन्हें 20% देना पड़ जाता है गवर्नमेंट को। आप ये समझ लीजिए, इतना इन्होंने लाइबिलिटी अपनी बोरोइंग्स बढ़ा ली हैं कि उसका उधार 20% में निकल जाता है। लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है, तो उसका 20% आप सोचिए तो कितना उधार हमें देना पड़ जाता है इंटरेस्ट की फॉर्म में। डिफेंस पे 11%, सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती रहती है चावल अनाज फ्री वगैरह, ये 6%, सेंट्रल स्कीम आती है इसके लिए 17%, सिविल पेंशन 2%, अदर एक्सपेंडिचर 7%। तो इस तरीके के ये खर्चे लिखे हुए हैं। बाकी इसमें देख सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में दिखाया गया है पेज में, जो कि आपके लिए कुछ खास नहीं है जानना। हाँ ये वाला पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर कभी पढ़िएगा तो इस पेज को बार बार पढ़ सकते हैं कि एक्सपेंडिचर कहाँ पे कितना खर्च हुआ है। देखिए ट्रांसपोर्ट पे इतना, डिफेंस पे इतना, कई बार आंकड़ों वाला सवाल अगर आएगा तो यहाँ से उठा के आपको दे सकता है, तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि किस पे कितना खर्च हुआ है। एजुकेशन पे आप देख सकते हैं कितना कम खर्च होता है, बस एनर्जी पे देखिए कितना कम होता है, हेल्थ पे भी कम होता है इनडायरेक्टली देखेंगे तो। हमारा मेन खर्चा कहाँ निकल जाता है आप देख सकते हैं, ये डिफेंस पे तो हमारा बहुत मेजर पोर्शन खर्च का जाता है। आप देखिए 5,94,585 करोड़ लगभग ये डिफेंस का खर्चा है हमारा। ट्रांसपोर्ट का, होम अफेयर्स का, एनर्जी, हेल्थ, आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, कॉमर्स इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल निकाला गया। आप ये देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो इस तरीके से आपकी बजट की ये क्लास समाप्त हो गई। बजट में जो भी आपके समझने का था वो आपने समझ लिया। और आपका अगर देखिए जो स्टैटिक क्वेश्चन आता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। एक तो आपको ये आर्टिकल याद रखना है, एक ये आर्टिकल आपको याद रखना है। फाइनेंस कमीशन की अलग से क्लास ले लेंगे, उसमें आपको फाइनेंस कमीशन बिल्कुल समझा देंगे बढ़िया करके कि 16 फाइनेंस कमीशन की क्या क्या डिटेल्स आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के लिए। बाकी जो मैंने आपके लिए इसमें पेज इंपॉर्टेंट बताएं वही पेज आप पढ़िएगा, उन्हीं को याद करिएगा जितना पोर्शन मैंने आपके लिए बताया, क्योंकि वही आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फाइनेंस कमीशन डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, और पॉलिटी की अपकमिंग क्लास आपको जल्दी ही देखने मिल जाएगी यूट्यूब पे।